हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम अपनी बेसिक सी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं अकाउंट्स की। हमने पिछली क्लास में बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी। हमने डेफिनेशन के अंदर क्या समझा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या है बच्चों, एक आर्ट है, एक मैजिक है। क्या मैजिक है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द इंफॉर्मेशन, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग के बाद फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, कम प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। तो ये अकाउंटिंग हमने मतलब समझा था। उसके बाद हमने देखा था बच्चों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि हम लोग अकाउंट्स के अंदर यूज करने वाले हैं। जैसे कि बिजनेस क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस जो कि लीगल है और आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है, दैट इज अ बिजनेस। ओके। हमने समझा प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का मालिक होता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान को खरीदना बेचना, खरीदना विद द इंटेंशन ऑफ बेचना इज ट्रेड। ओके, तो वो होता है ट्रेड। परचेजेस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई सामान खरीद के लाते हो बेचने के लिए तो उस सामान को आप बोलते हो परचेजेस। ठीक है, यू बॉट द दैट पर्टिकुलर आइटम फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट। ठीक है। सेल्स का मतलब क्या होता है, सामान को बेचना, इज नोन एज सेल्स। अब आज हम लोग कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि अकाउंट्स की भाषा में यूज होती है। बच्चों ये हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डिक्शनरी पढ़ रहे हैं अकाउंट्स की। हम यहाँ पर अकाउंट्स की डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स की डिक्शनरी के अंदर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका एसेट्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेट। एसेट मतलब क्या होता है, अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ ना तो एसेट का मतलब होता है आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा आइटम जिसको आप कैश के अगेंस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी ऐसा आइटम जिसको आप बेच के कैश कमा सकते हो, कोई भी ऐसा आइटम जिसको आप किसी को देकर कैश ले सकते हो, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, जिन चीजों के आप ओनर हो, वो सब कुछ एसेट है बच्चों। ओके, वो सब कुछ क्या है, एसेट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर में कार होगी, एसेट है। आपके पास घर में लैपटॉप होगा, मोबाइल फोन होगा, कंप्यूटर होगा, टीवी होगा, फ्रिज होगा, सब आपका एसेट है। आपकी घर, आपका खुद का घर, वो भी आपका एसेट है। लेकिन कभी भी ना हम लोग एसेट की बात ना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से करते नहीं है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं करते, हम एसेट की बात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि अगर कोई आइटम, अब देखो जैसे मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कार है, वो तुम यूज करते हो या रेंट में देते हो? फटाफट से बताओ बच्चों, तुम्हारे घर में जो कार है उसको तुम खुद यूज करते हो या किसी को किराए से चढ़ा देते हो? बोलो। खुद यूज करते हो, किराए से तो नहीं चढ़ा देते उसको, किराए से तो नहीं चढ़ा देते हो। तो इसीलिए जनरली कार को एसेट बोला नहीं जाता है, क्योंकि वो पर्सनल नेचर का आइटम है। पर्सनल नेचर मतलब आप उसको खुद यूज कर रहे हो, मतलब आप उसको खुद यूज कर रहे हो, तो इसीलिए उसको एसेट नहीं बोला जाता। लेकिन अगर तुम्हारे बिजनेस में कार यूज हो रही है, अगर यही कार तुम्हारे बिजनेस में यूज हो रही है, तो बिजनेस में किन चीजों के लिए यूज होगी? हो सकता है तुम मार्केट जाओ सामान लेने, उसके लिए यूज हो जाए। हो सकता है तुम बड़े बिजनेस में हो तो तुम मीटिंग्स में जाओ इस कार में बैठ के, इस कार में बैठ के तुम मीटिंग्स अटेंड करने जाओ, लोगों के साथ, क्लाइंट लोगों के साथ मिलने जाओ, डील्स करने जाओ। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कार को आप बोल सकते हो कि ये एक एसेट है। ओके, हो गया, राम अपलोड हो गया है ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कार क्या है, एक एसेट है। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, आप किसी चीज को एसेट तब बोल पाओगे जब आप, पहले ये बताओ एसेट का बेसिक मतलब समझ गए ना? आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपके पास जो भी सामान है जिसके आप ओनर हो, वो एसेट है, जिसको आप यूज करते हो, जिसको आप यूज करते हो। ठीक है। जैसे बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ये फोन मेरा एसेट है ना? ये फोन मेरा एसेट है ना? बोलो। फटाफट से बताओ, क्या मैं इसका ओनर हूं? क्या मैं इसका ओनर हूं? यस, मैं इसका ओनर हूं। तो ये फोन मेरा एसेट है, ये माइक मेरा एसेट है, ये जो आईपैड है जिसमें मैं लिख रहा हूँ ये मेरा एसेट है।
तो दीज ऑल आर माई एसेट्स, ये सब मेरे एसेट हैं। पर बच्चों, किसी एसेट को आप एसेट कब बोल सकते हो? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपके घर में जो कार रखी है, जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, वो भी एक तरीके से एसेट तो है। आप उसके ओनर हो, आप उसके मालिक हो। पर आप उस कार को यूज करके पैसे नहीं कमा रहे हो। आप उस कार को यूज करके पैसे नहीं कमा रहे हो। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ओके, जब हम उसी कार को बिजनेस में यूज करते हैं, और बिजनेस में यूज करते हैं मतलब हम बिजनेस में उसको यूज करके पैसे कमाते हैं, हम क्लाइंट से मिलने जाते हैं, डील्स क्रैक करते हैं, उससे हमारा फायदा होता है, हमें नई पार्टीज मिलती है, हम सामान खरीदने जाते हैं, उस कार में भर के सामान लेके आते हैं। तो हम जब उसको बिजनेस में यूज करते हैं, किसी भी हमारी प्रॉपर्टी को, किसी भी हमारी संपत्ति को, हमारा लैपटॉप है, हम उसको पर्सनल यूज कर रहे हैं, बैठ के मूवीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, क्या हम उससे पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं। क्या हम उस लैपटॉप को यूज करके पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर उसी लैपटॉप को मैं बिजनेस में यूज करूं, उससे मैं वीडियो एडिटिंग करूं, उससे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूं, उससे मैं थंबनेल डिजाइनिंग करूं, उससे मैं कोडिंग करूं, उससे मैं सेल्स करूं, ट्रेडिंग करूं, उससे मैं ट्रेडिंग करूं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूं, तो वो फिर क्या बन जाएगा? मेरा एसेट है। वो मेरा क्या है? एसेट है। मतलब बच्चों समझो, आपकी प्रॉपर्टी को यूज करके अगर आप पैसा कमा पा रहे हो, अगर आप अपनी कार को, अपने लैपटॉप को, अपने बिल्डिंग को यूज करके पैसे कमा पा रहे हो, जैसे आपकी बिल्डिंग है, उसको आपने रेंट पे दे दिया किसी को, आपकी बिल्डिंग है, खाली पड़ी थी, आपने किसी को उसको रेंट में दे दिया, तो वहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है, वहां से आपको क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है, तो वो एसेट है। तो कोई भी चीज बच्चों जो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति है, जिससे आप पैसे कमा रहे हो, जिससे आप पैसे कमा पा रहे हो, वो आपके लिए एसेट होता है। बिजनेस हर चीज को यूज करता है बच्चों पैसे कमाने के लिए, वो होती है एसेट। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात, क्या कोई भी आइटम जो कि मैं यूज कर रहा हूं अपने बिजनेस में, जिससे मैं क्या कर रहा हूं? पैसे कमा रहा हूं, कोई भी आइटम जिसको मैं यूज कर रहा हूं पैसे कमाने के प्रोसेस में, कोई भी आइटम जिसको मैं यूज कर रहा हूं पैसे कमाने के प्रोसेस में, क्या वो सारी चीज एसेट है? जैसे कि ये माइक, ये आईपैड, ये लैपटॉप, ये फोन, फटाफट से बताओ, क्या ये सब कुछ एसेट है? बोलो। यस। निकिता आते हैं बेटा उस बात पे। ठीक है, तो देखो एसेट की डेफिनेशन क्या लिखी है। ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड एसेट्स। मतलब हर वो चीज आपके बिजनेस में जो कि जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, हर वो चीज, हर वो चीज जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, वो एसेट है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी चीज, इसको मैं जाके बेचूंगा पैसा मिलेगा, इसको बेचूंगा पैसा मिलेगा, इसको बेचूंगा पैसा मिलेगा, एसेट है। ठीक है, these resources help the business to earn profit and have future values. These are important for running business and are in the possession of businessmen. These are of two type, fixed assets और current assets. तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एसेट्स क्या करते हैं? बिजनेस को हेल्प करते हैं प्रॉफिट कमाने में। एसेट्स का काम क्या है? बिजनेस को हेल्प करना प्रॉफिट कमाने में। जैसे ये माइक मेरे को हेल्प कर रहा है प्रॉफिट कमाने में, ये आईपैड मेरे को हेल्प कर रहा है प्रॉफिट कमाने में, ये फोन मेरे को हेल्प कर रहा है प्रॉफिट कमाने में, बच्चों का रिप्लाई करने में मेरे को हेल्प कर रहा है, ये लैपटॉप मेरे को हेल्प कर रहा है लाइव क्लासेस लेने में, क्लास को रिकॉर्ड करने में, क्लास की एडिटिंग करने में। तो ये सब चीजें क्या है बच्चों? ये सब कुछ मेरा एसेट है। अब एसेट्स दो टाइप के होते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। दो टाइप के बच्चों एसेट्स होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। सिंपल सिंपल अगर शब्दों में बोलूं, तो फिक्स एसेट्स का मतलब होता है यानी कि नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स को आप नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हो, जो एसेट्स बच्चों लंबे समय तक वैसी के वैसी रहने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है फिक्स। इसलिए इनका नाम क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कि लंबे समय तक वैसी के वैसी रहने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग, आप उसको बेचने तो नहीं वाले हो ना? बेचने नहीं वाले हो ना, आप तो उसको यूज कर रहे हो ना। जैसे मान लो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ मैं, मेरी कोचिंग की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को मैं बेचने तो नहीं वाला हूँ, वहां तो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं उसको बेचने, मेरा इंटेंशन उसको बेचना तो नहीं है। तो लंबे समय तक बच्चों, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो बिल्डिंग वैसी की वैसी ही रहेगी, सेम टू सेम वही खड़ी रहेगी।
और वहाँ पर वैसे ही कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो वो एक फिक्स्ड एसेट है। क्या है? एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स, जो कि चेंज नहीं होगी। लंबे समय तक वो वैसी की वैसी रहेगी। तो वो क्या है? एक फिक्स्ड एसेट है। ज़मीन भी हो गई, लैंड हो गई तुम्हारी। अच्छा, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ में ना बड़ी-बड़ी मशीन्स लगी होती है, जिसको आप बोलते हो प्लांट। बड़ी-बड़ी जो मशीन्स लगी होती है ना, प्रॉपर स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाओगे, तो प्रॉपर प्लांट है बच्चों। वो तो 100-100 एकड़ की बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है वहाँ, बड़े-बड़े प्लांट लगे होते हैं, बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ लगी होती है। तो वो 2-4 महीने के लिए नहीं लगी होती है, वो लंबे समय तक चलती है, 10 साल, 15 साल तक चलती है वो मशीन्स। बेयर मिनिमम 10 साल तो चलती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो मशीन्स वहीं लगे रहती है एज़ इट इज़। तो वो कौन से एसेट है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्या मेरी कोचिंग की बिल्डिंग से मैं पैसा कमा रहा हूँ? हाँ, वहाँ कोचिंग पढ़ा के मैं पैसा कमा रहा हूँ। मेरे को कोचिंग पढ़ाने में हेल्प कर रही है वो। क्या प्लांट और जो मशीन्स फैक्ट्रीज़ में लगी रहती है, क्या उसको यूज़ करके बिज़नेसमैन पैसा कमा रहे हैं? हाँ, वो भी एसेट है, वो भी एसेट है। और कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि लंबे समय तक वैसे ही रहने वाला है। बच्चों, तुम्हारे घर में जो कार है, उसको अगर तुम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हो, अगर उसको भी तुम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हो, तो लंबे समय तक वो कार वैसी ही रहने वाली है। मेबी 5 साल, 8 साल तक वो कार वैसी की वैसी रहने वाली है, एज़ इट इज़ रहने वाली है। तो जो कार आप यूज़ कर रहे हो, लंबे समय तक सेम रहने वाली है। क्या आप उसको बेचने के लिए खरीदे थे? नहीं, आप उसको यूज़ करने के लिए खरीदे थे। क्या आप बिज़नेस के क्लाइंट से मिलने जाते हो, डील करने जाते हो, सामान परचेज़ करने जाते हो, तो कार लेके जाओगे। तो वो कार भी क्या है? फिक्स्ड एसेट है। पर बच्चों, ये तो बहुत रैंडम हो जाएगा, ये तो बहुत रैंडम हो जाएगा, बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी कि कौन सा एसेट फिक्स्ड है और कौन सा एसेट फिक्स नहीं है, वो करंट एसेट कहलाएगा। जो एसेट फिक्स नहीं है, जो एसेट्स फिक्स्ड नहीं है, वो करंट एसेट कहलाएगा। तो बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी कि क्या फिक्स्ड एसेट है, क्या नहीं है। तो इसका एक बच्चों सिंपल क्राइटेरिया है। क्या सिंपल क्राइटेरिया? एज़ ऑफ नाउ आपके लिए वेरी बेसिक क्राइटेरिया है कि कोई भी एसेट जो कि 12 महीने से ज़्यादा आपके पास एज़ इट इज़ रहने वाला है। कोई भी एसेट बच्चों, कोई भी एसेट जो कि 12 महीने से ज़्यादा, 12 मंथ्स एक क्राइटेरिया है, ठीक है? 12 महीने मतलब 1 साल, 1 साल ना? तो कोई भी एसेट जो कि 1 साल से ज़्यादा आपके पास एज़ इट इज़ रहने वाला है, वो फिक्स्ड एसेट है। वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है। और कोई भी एसेट जो कि 12 महीने से कम रहने वाला है आपके पास, वो करंट एसेट है। करंट मतलब अभी है, थोड़े समय में चला जाएगा। करंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय करंट? कि अभी है, थोड़े समय में चला जाएगा। अभी आपके पास है, थोड़े समय में चला जाएगा। तो दैट इज़ योर करंट एसेट। इसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। अगर कोई भी एसेट आपके पास 1 साल से ज़्यादा एज़ इट इज़ रहने वाला है, तो वो फिक्स्ड एसेट है। और अगर कोई भी एसेट 1 साल से कम रहने वाला है, तो वो करंट एसेट है। इधर देखो, इधर देखो। द एसेट व्हिच आर यूज्ड बाय बिज़नेस फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। These are continued to be used by the business for a period of more than 1 year. More than 1 year. फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें बिजनेस 1 साल से ज्यादा अपने पास रखता है, 5 साल, 10 साल रखता है। करंट एसेट क्या है बच्चों? वो एसेट्स जो कि अप टू 1 ईयर यूज होंगे और इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर कॉल्ड करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस। तो बच्चों ध्यान से सुनो, कैश और बैंक बैलेंस तो कैश ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। रॉ मटेरियल लिखा है, फिनिश गुड्स लिखा है, डेटर लिखा है, ये क्या होता है? इसके बारे में देखना पड़ेगा, ये क्या होता है? तो बच्चों, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा सामान। जैसे मान लो, क्या मान ले कि आपकी बच्चों, आपकी ना छोले भटूरे की दुकान है, ठीक है? आपकी बच्चों छोले एंड भटूरे की दुकान है, ठीक है? व्हाट इज प्लांट सर? प्लांट का मतलब होता है बहुत बड़ी मशीन्स, बहुत बड़ी मशीन्स को प्लांट बोलते हैं, जो कि प्रॉपर एक पूरी फैक्ट्री जितनी बड़ी मशीन होती है बस, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस करती है। जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर प्लांट यूज़ होता है, वहाँ पर कोई मशीन यूज़ नहीं होती। मशीन तो बच्चों छोटी से छोटी चीज़ को आप मशीन बोल सकते हो। आप इस एयरपॉड्स को भी एक मशीन बोल सकते हो। ये भी मशीन है, पर ये प्लांट नहीं है। ओके, ठीक है? येस। तो बच्चों, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा सामान। या फिर जैसे मान लो, मेरे को एक बात बताओ, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए बच्चों सीमेंट लगता है, गिट्टी लगती है गिट्टी, रेती लगता है सैंड,
सैंड लगता है ना, सीमेंट लगता है, गिट्टी लगता है, रेती लगता है, सैंड लगता है, रॉड्स लगते हैं, लोहे की रॉड्स लगती है। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या है, ये सारी चीजों को कहते हैं रॉ मटेरियल, मटेरियल विच इज रॉ। ऐसा मटेरियल जिसको आप प्रोडक्शन में यूज करोगे, ऐसा मटेरियल जिसको आप किसी चीज को बनाने में यूज करोगे। अगर मैं और सिंपल एग्जांपल लूं तो आपके घर में बच्चों आप रोटी खाते हो डेली? बोलो। गिट्टी क्या होती है? पत्थर होते हैं ब्लू कलर के। फटाफट से बताओ, आप रोटी खाते हो? रोटी, यस। तो बच्चों जो आप रोटी खाते हो वो फिनिश गुड्स है। और वो रोटी बनती किससे बताओ? फटाफट से बताओ। रोटी, चपाती, इंडियन ब्रेड, ठीक है, इंडियन ब्रेड, जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए। रोटी बोलो, चपाती बोलो, इंडियन ब्रेड, ये बताओ, वो तो फिनिश गुड्स है, क्योंकि अब वो रेडी है फॉर फाइनल कंजम्पशन, वो रेडी है फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये बनती किससे? फ्लोर से, आटे से, व्हीट फ्लोर से, गेहूं के आटे से बनती है। ठीक है, तो जो आटा है ना बच्चों, जो फ्लोर है ना बच्चों, वो है रॉ मटेरियल। वो क्या है? वो है रॉ मटेरियल। क्या बच्चों डायरेक्टली हम आटा खाते हैं? फटाफट से बताओ। क्या हम फ्लोर, सिंपल शब्दों में आटा, डायरेक्टली खाते हैं? फटाफट से बताओ, क्या हम डायरेक्टली आटा खाते हैं? आंसर इज नो। पर हम आटे से बनी रोटी खाते हैं। तो आटा है रॉ मटेरियल, आटा है रॉ मटेरियल, और रोटी यानी कि आपकी चपाती है फिनिश गुड्स। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या आप चाय कॉफी पीते हो? फटाफट से बताओ। गुड मॉर्निंग निर्मल, फटाफट से बताओ, क्या आप चाय कॉफी पीते हो? यस भैया, कुछ ना कुछ तो पीते हैं। या बोनवीटा, बोनवीटा ऐसे नहीं पीना चाहिए, उसके अंदर शुगर कंटेंट है। ठीक है, यस। चाय कॉफी पीते, चाय कॉफी में आप शक्कर ना भी डालो, बिना शक्कर के पी सकते हो। तो बच्चों जो आप चाय या कॉफी पीते हो वो तो फिनिश गुड्स है। जो आप चाय या कॉफी पीते हो तो फिनिश गुड्स है। लेकिन जो बच्चों चाय पत्ती होती है, टी लीव्स, क्या बोलते हैं हम उसको? टी लीव्स। टी लीव्स, जो चाय की पत्ती होती है बच्चों, क्या हम उसको डायरेक्टली खाते हैं? फटाफट से बताओ, क्या हम चाय की पत्ती को डायरेक्टली खाते हैं क्या? कि बस चाय की पत्ती उठाए और खा लिए, वाह वाह वाह, मजा आ गया, चाय पत्ती के नशे चल रहे हैं यहाँ तो। नहीं, तो चाय पत्ती बच्चों रॉ मटेरियल है। चाय पत्ती क्या है? रॉ मटेरियल है। मतलब सिंपल शब्दों में क्या मैं बोल सकता हूँ? अनप्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड मटेरियल इज रॉ मटेरियल। बोलो, क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ बच्चों? अनप्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड मटेरियल इज रॉ मटेरियल। यस, तो यही होता है बच्चों रॉ मटेरियल, जो कि प्रोडक्शन में यूज होगा और फिर फिनिश गुड्स बनेगा, फिर लोग उसको कंज्यूम करेंगे। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो कि प्रोडक्शन में पहले यूज होगा, पहले प्रोडक्शन में यूज होगा, फिर उसके बाद बन जाएगा फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स बनने के बाद लोग उसको लोग उसको कंज्यूम करेंगे। नहीं निकिता, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रॉ मटेरियल जो है वो नेचर से निकला हो। ठीक है, हर रॉ मटेरियल नेचर से निकला हो ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों ये एक बात बताओ, फटाफट से बताओ, इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, जो सी बेड होता है, सी बेड, ओके, वहां से ना पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकलता है। क्या निकलता है? पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकलता है। मेरे को एक बात बताओ, क्या सीधा तुम सी बेड से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकाल के अपनी गाड़ी में डाल देते हो क्या? फटाफट से बताओ, क्या तुम डायरेक्टली सी बेड से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकाल के अपनी गाड़ी में डाल देते हो क्या? और फिर उसके बाद धूम में चले, धूम में चले? नहीं, पहले बच्चों पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकलता है और प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद बच्चों उस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इंजन ऑयल, टार, कोल टार जो होता है ना जिससे रोडें बनती है, काला काला कोल टार होता है ना, वो बाय प्रोडक्ट होता है उसका। ओके, तो उससे रोड बनती है। तो बच्चों उस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से इतनी सारी चीजें अलग होती है। पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, केरोसिन अलग होता है, इंजन ऑयल अलग होता है। ओके, तब जाके पेट्रोल गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में, केरोसिन आग वाग जलाने में एज अ फ्यूल यूज होता है, इंजन ऑयल गाड़ियों की इंजन के लिए यूज होता है, कोल टार रोड बनाने के लिए यूज होता है।
तो बच्चों पहले वो रॉ मटेरियल रहता है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, पहले रॉ मटेरियल रहता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं तब जाके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे कि आटा रॉ मटेरियल होता है, मम्मी उसमें प्रोसेस करती है तब जाके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। चाय पत्ती रॉ मटेरियल रहता है, मम्मी उसमें प्रोसेस करती है तब जाके वो चाय में कन्वर्ट होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स क्या होते हैं? फिनिश गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन। फिनिश गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन। ठीक है, मतलब फिनिश गुड्स रेडी है कंजम्पशन के लिए, बस उठाओ और खा जाओ, उठाओ और यूज कर लो, उठाओ और यूज कर लो। जबकि रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों? जो कि रेडी फॉर यूज नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, सीमेंट की बोरियां रखी है, क्या उसके अंदर रह लोगे? क्या वो तुम्हारा घर है? फटाफट से बताओ, बोलो। नहीं रह पाओगे। पर उसी सीमेंट की बोरी से सीमेंट निकाल के मैं तुम्हारे लिए एक कमरा बना दूं, तो उसके अंदर तो रह लोगे ना? उसके अंदर तो रह लोगे ना? उसी सीमेंट की बोरी से सीमेंट निकाल के तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्शन करूं और एक कमरा बना दूं, तो उसके अंदर तो रह लोगे। तो वो कमरा क्या है? फिनिश गुड्स है। वो कमरा क्या है? फिनिश गुड्स है। और सीमेंट क्या है? रॉ मटेरियल बच्चों। अब इसके बाद बात करते हैं डेटर की। डेटर के साथ में मैं क्रेडिटर की भी बात करूंगा। डेटर के साथ में मैं क्रेडिटर की भी बात करूंगा। डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है बच्चों? डेटर का मतलब होता है सिंपल, वो व्यक्ति जिससे हमें पैसे लेने हैं, वो होता है डेटर। वो व्यक्ति जिससे हमें पैसे लेने हैं। क्या बच्चों, तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे 500 रुपए उधारी लेके गए, भाई 500 रुपए दे दे, वापस कर दूंगा 1 हफ्ते में, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी भाई, दवाई लेके जाना है भाई, घर में दवाई लेके जाना है भाई, मम्मी की तबीयत खराब है, बस 500 रुपए दे दे, अगले हफ्ते वापस कर दूंगा। और फिर आधे 1 घंटे के बाद वही व्यक्ति 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को तुमको तुमको घूमते फिरते दिख रहा है, फटाफट से बताओ। वही व्यक्ति, वही तुम्हारा प्यारा दोस्त तुमको कहीं घूमते फिरते दिख रहा है। यस, तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? हुआ है। और बच्चों ये बात भी तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे पैसे लेके जा रहा है, तो अब तो वो पैसे बैड डेट्स हैं। क्या ये बात तुमको पता है कि नहीं पता है? कि अब तो तुम भूल जाओ कि वो पैसा तुमको कभी वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर बच्चों, दोस्ती यारी में हिसाब किताब होना भी नहीं चाहिए। करेक्ट? दोस्ती यारी में 500 हजार क्या 5-10 हजार का भी हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज बच्चों, क्या तुम्हें बात पता है कि तुमको ये पता है कि तुम्हारे दोस्त से तुमको 500 रुपए मिलने हैं? तुम्हारे दोस्त से तुमको 500 रुपए मिलने, हालांकि मिलने नहीं वाले हैं, उसके बारे में मैं अलग बात करूंगा। लेकिन तुम्हारे दोस्त से तुमको 500 रुपए रिसीवेबल है क्या? फटाफट से बताओ। तुमने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए थे, तो वो तुमको बाद में वापस करेगा क्या? 500 रुपीज रिसीवेबल। रिसीव एबल, रिसीव एबल है क्या? यस। तो बच्चों तुम बोल सकते हो सेफली कि तुम्हारा फ्रेंड जो है वो एक डेटर है। तुम सेफली ये बात बोल सकते हो कि तुम्हारा फ्रेंड एक डेटर है, जिससे तुमको पैसे मिलने हैं, उसको तुम बोलते हो डेटर। अब कॉमन सेंस से बताओ क्रेडिटर का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कि क्रेडिटर क्या होगा? डेटर मतलब जिससे तुमको पैसे मिलने हैं, तो क्रेडिटर कौन सा व्यक्ति होगा बताओ? यस, क्रेडिटर वो व्यक्ति होगा जिसको हमको जिसको पैसे देने हैं। हमको जिसको पैसे देने हैं वो है क्रेडिटर। अपोजिट वर्ड है दोनों, दोनों अपोजिट वर्ड है। डेटर मतलब जिससे हमको पैसे मिलने हैं। रिसीवेबल इज डेटर, पेएबल इज क्रेडिटर। पेएबल मतलब हमें पे करना है पैसा, हमें किसी को पैसे देने हैं, हमें किसी को पैसे देने हैं, तो वो होता है क्रेडिटर। अगर तुम सोच रहे हो बच्चों क्या हमें ये सब नाम याद करने पड़ेंगे, आंसर इज नो। ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक। बच्चों अकाउंट्स में एक क्लास में मैं 100 बार ये नाम लूंगा, डेटर क्रेडिटर, ये तुम्हारा डेटर है, वो तुम्हारा क्रेडिटर है, ऐसा वैसा। एक क्लास में 100-500 बार एक ही नाम लूंगा, तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। को याद नहीं करना है, अभी तो मैं बस मीनिंग बता रहा हूँ तुमको। डेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे तुमको पैसे मिलने होते हैं, और क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको
तुमको पैसे देने हैं, ठीक है? मतलब मैं हूँ, मुझे जिससे पैसे मिलने वाले हैं, मैं उसको डेटर बोलूँगा और मुझे जिसको पैसे पे करने हैं, उस व्यक्ति को मैं क्रेडिटर बोलूँगा। पेबल, रिसीवेबल, रिसीवेबल, पेबल, क्लियर है? ओके, ठीक है? और कैश और बैंक का मतलब तो तुमको पता ही है। तो ये बच्चों मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। अब ये सारी चीज़ें करंट एसेट क्यों है? ये सारी चीज़ें करंट एसेट क्यों है? तो बच्चों रॉ मटेरियल, फटाफट से बताओ क्या आटा 1 साल से ज़्यादा तुम्हारे घर में रखा रहेगा? सारे बच्चे बताओ। क्या आटा तुम्हारे घर में 1 साल से ज़्यादा रखे रहेगा? या आटे से बनी हुई रोटियाँ तुम्हारे घर में 1 साल से ज़्यादा रखी रहेगी? आंसर इज़ नो। तो बच्चों ये रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल क्या होता है? बहुत थोड़े से पीरियड के लिए तुम्हारे पास रहता है, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिनिश गुड्स भी बच्चों तुम बेच देते हो। फिनिश गुड्स भी तुम क्या कर देते हो? बेच देते हो। मान लो तुम्हारा होटल का बिज़नेस है, तुम रेस्टोरेंट है तुम्हारा, तो तुम आटा है तुम्हारे पास रॉ मटेरियल, तुम उसको कन्वर्ट कर देते हो, वो रोटी बन जाता है और उस रोटी को तुम अपने कस्टमर्स को बेच देते हो। रेस्टोरेंट है ना तुम्हारा, तो लोग आएँगे, उनको तुम सर्व करोगे, तो वो फिनिश गुड भी सेल हो जाता है। ऐसे ही बच्चों डेटर, डेटर कौन है? तुम्हारा बिज़नेस है और कोई व्यक्ति तुमसे उधार में सामान लेके गया है। उधार में मतलब सामान ले गया है, बोला पैसा 15 दिन बाद दे दूँगा, 1 महीने बाद दे दूँगा। मेरे को एक बात बताओ, हमारे घर के पास वाले जो किराने दुकान वाले भैया हैं, हमारे घर के पास में जो किराने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, वहाँ से हमारे घर वाले भी तो ऐसे ही करते हैं ना कि महीने का पूरा महीने का राशन, पूरे महीने का राशन एक बार में लेके आ जाते हैं और मंथ एंड में पेमेंट कर देते हैं। मंथ एंड में क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं। तो जनरली बच्चों जिससे पैसा मिलने वाला होता है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में पैसे दे देता है। मतलब 1 साल तो नहीं लगाएगा पैसे वापस करने में। बिज़नेस के अंदर अगर कोई उधार में ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उधार में कोई ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, ठीक है? उधार में कोई ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो वो ट्रांज़ैक्शन का पैसा जनरली 2-3 महीने में सेटल हो जाता है। तो ये भी 1 साल तक रहने नहीं वाला है। डेटर, कौन डेटर? अच्छा डेटर तुम्हारा एसेट क्यों है बच्चों? हाँ, हाँ, सुमित यस। मेरे को एक बात बताओ डेटर तुम्हारा एसेट क्यों है? क्योंकि तुमको इससे पैसे मिल रहे हैं ना, क्योंकि तुमको इससे पैसे मिल रहे हैं ना। रिसीवेबल है ना पैसा, रिसीवेबल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा डेटर एज़ गुड एज़ तुम्हारा पैसा ही है? डेटर इज़ नथिंग बट तुम्हारा पैसा ही तो है, जो तुमको थोड़े समय बाद मिलेगा, पर है तुम्हारा पैसा ही। डेटर इज़ योर मनी, डेटर इज़ योर मनी। है तुम्हारा पैसा ही है, कुछ समय बाद मिल जाएगा, अभी नहीं मिला है। कुछ समय की बात है, 1-2 महीने की बात है, पैसा मुझे मिल जाएगा। तो है बच्चों तुम्हारी संपत्ति ही, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जिससे तुमको पैसा मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलेगा। तो इसीलिए डेटर एक एसेट है। क्रेडिटर बच्चों एसेट नहीं होता ना। क्रेडिटर इज़ नॉट योर एसेट, डेटर इज़ योर एसेट, डेटर इज़ योर एसेट, ओके। क्रेडिट कार्ड किसका एग्ज़ाम्पल होगा? बेटा क्रेडिट कार्ड किसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल नहीं है। हाँ, क्रेडिट कार्ड से जो आप स्पेंडिंग करते हो, वो आपके लिए उधार है। क्रेडिट कार्ड से जो आप स्पेंडिंग करते हो, वो आपके लिए उधार है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? क्या तुमको दिख रहा है बच्चों ये इंसान बोझ तले दबा हुआ है? फटाफट से बताओ। हाँ, डेटर इज़ अ करंट एसेट क्योंकि कुछ समय में पैसा आपको मिल जाएगा। डेटर एसेट क्यों है? क्योंकि उससे आपको पैसा मिलने वाला है। तो वो एज़ गुड एज़ आपका डेटर आपका पैसा ही है, जो कुछ समय आपको मिल जाएगा। 1 साल के अंदर मिल जाएगा? हाँ, तो इसीलिए करंट एसेट है। डेटर करंट एसेट क्यों है? क्योंकि 1 साल के अंदर मिल जाएगा। फटाफट से बताओ बच्चों क्या ये व्यक्ति किसी चीज़ के बोझ तले दबा हुआ है? फटाफट से बताओ। क्या ये व्यक्ति किसी चीज़ के बोझ में बच्चों बोझ, क्या उसके ऊपर किसी चीज़ का बोझ है? हाँ, किस चीज़ का बोझ है बच्चों? डेट लिखा हुआ है यहाँ पर। डेट क्या है बच्चों? एक बॉम्ब है। दिवाली का पटाखा है ये। क्या तुमने कभी फोड़ा है? क्या तुमने डेट नाम का पटाखा कभी फोड़ा है दिवाली में? भैया पटाखे में का तो नाम पढ़ते ही नहीं हम लोग, बस निकालते और फोड़ देते हैं। भैया पटाखों के नाम नहीं पढ़ते हम लोग, बस निकाल के फोड़ देते हैं। तो बच्चों डेट का मतलब होता है उधार, लोन, ये होता है डेट का मतलब।
ये होता है डेट का मतलब, उधार। हाँ, जो भी चीज़ 1 साल से ज़्यादा की होती है वो नॉन करंट होती है और 1 साल के अंडर की चीज़ करंट होती है। तो बच्चों डेट का मतलब होता है उधार या फिर लोन। क्या होता है डेट का मतलब? उधार बोल लो या फिर लोन बोल लो। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमने बचपन से सुना होगा अपने घर में? तुमने अपने घर में बचपन से सुना होगा ये बात। क्या सुना होगा? बचपन से कि कभी भी कोई चीज़ काम उधार लेके मत करना, लोन लेके मत करना, लोन से बच के रहो, लोन से भागो, उधार वाला काम नहीं लेना, कभी किसी से पैसा नहीं लेना, कोई भी सामान ब्याज में मत खरीदना। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। लोन लेके कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तुमने अपने घर में बचपन से सुना होगा, बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ। क्या तुमने ये बातें सुनी है? मम्मी पापा बोलते होंगे अरे वो उधार के बोझ तले दब गया। मम्मी पापा कभी बात करते हुए सुने होंगे, तुमने सुना होगा कि मम्मी पापा बोलते हैं अरे वो व्यक्ति उधार के बोझ तले दब गया, उधार ले लेके घर चल रहे हैं, उधार लेके हम भाई इस पे डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों लोन को या फिर उधार को बोझ माना जाता है? क्यों हमारे नोट्स के अंदर भी लोन या उधार एक टाइम बॉम्ब की तरह दिख रहा है जो कि फटने वाला है? क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर बच्चों लोन को इस तरीके से ही पोर्ट्रे किया जाता है। इंडियन सोसाइटी के अंदर लोन को इस तरीके से ही पोर्ट्रे किया जाता है कि अगर आप एक बार लोन ले लिए तो आप बोझ तले दब गए हो उसके। लोन एक बोझ है और उसको आप बोझ की तरह लेते हो। समझ रहे हो? हाँ, हाँ, दिवेश, अगर आपको किसी से पैसा मिलने वाला है और वो 1 साल से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो नॉन करंट हो जाएगा। हाँ, येस, हाँ, इट इज़ द लीगल ऑब्लिगेशन टू पे। बट बच्चों प्रॉब्लम क्या है? जब लोन ले रहे थे तब नहीं पता था क्या? जब लोन ले रहे थे तब नहीं पता था क्या कि ये ऑब्लिगेशन है? हाँ, तो बच्चों लायबिलिटीज़ का मतलब होता है सिंपल शब्दों में उधार या फिर पेएबल। भैया आपने बोला अभी क्रेडिटर्स का मतलब भी पेएबल होता है। बच्चों क्रेडिटर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। लायबिलिटीज के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। तो क्रेडिटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ लायबिलिटी। क्रेडिटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ लायबिलिटी। बच्चों जैसे मैंने तुमको कहा क्या बोल सकते हैं, चौको लावा। तो क्या है चौको लावा बताओ? व्हाट इज चौको लावा? तो मैंने कहा चौको लावा इज अ केक। मैंने कहा चौको लावा इज अ केक। फिर मैंने कहा ब्लैक फॉरेस्ट। तुमने कहा भैया ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? मैंने बोला ब्लैक फॉरेस्ट इज अ केक। तो तुमने कहा भैया बट यू सेड चोको लावा इज अ केक। तो मैंने कहा ब्लैक फॉरेस्ट इज आल्सो अ केक। तो तुमने कहा भैया बोथ आर केक। मैं बोला देयर आर एन नंबर ऑफ केक्स। बटर स्कॉच केक, पाइनएप्पल केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, ब्लूबेरी चीज केक, लोटस बिस्कॉफ केक, डार्क चॉकलेट केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो फटाफट से बताओ बच्चों, जो केक है उसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं ना? एक ही टाइप का केक तो नहीं होता ना? बोलो, एक ही टाइप का केक तो नहीं हो सकता ना? केक के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं ना? अच्छा चलो केक नहीं जानते, आइसक्रीम बच्चों, आइसक्रीम मैंने कहा चोको बार इज आइसक्रीम, मैंगो इज आइसक्रीम, ग्रेप्स इज आइसक्रीम, कॉर्नेटो इज आइसक्रीम, मैग्नम इज आइसक्रीम। तो बच्चों आइसक्रीम एक ही टाइप की तो नहीं होती ना, बहुत सारे टाइप की हो सकती है ना आइसक्रीम, है ना? यस, एन नंबर ऑफ आइसक्रीम हो सकती। तो वैसे ही बच्चों क्रेडिटर इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का मतलब होता है एज अ होल उधार या पेबल। कोई भी चीज उधार में लेना इज अ लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटी क्यों है? आपको उसको पे बैक करना है। आपको जो कोई भी चीज आप जो उधार में लेके आते हो उसको आपको वापस करना है। ऑब्लिगेशन है, क्या है? ऑब्लिगेशन है। कोई भी चीज जो आप लेके आते हो, कोई भी चीज जो आप उधार में लेके आते हो इज योर लायबिलिटी, जो कि आपको वापस पे करनी है, जो कि आपको वापस पे करनी है। क्रेडिटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ लायबिलिटी।
ओके, इधर देखो, द अमाउंट विच बिजनेस ओज मतलब क्या होता है? उधार। ओज का मतलब, ओज वर्ड का मतलब ये होता है उधार में लेना। टू अदर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट विच बिजनेस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। तो एक सर्टेन अमाउंट होता है लाइबिलिटी का मतलब, जो कि बिजनेस को पे करना है किसी व्यक्ति को, ऑब्लिगेशन है, ऑप्शनल नहीं है, ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा पे, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अब आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा यहाँ पर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी, वो पैसा जो आपको 1 साल के बाद पे करना है, वो पैसा जो आपको 1 साल के बाद पे करना है। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो आपको 1 साल के अंदर किसी को पे करना है, वो पैसा जो आपको 1 साल के अंदर किसी को पे करना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बोलो, क्लियर है? हाँ, आप इसको करंट और नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो। आप इसको करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो, जैसे हम एसेट को बोल रहे थे। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि 1 साल के बाद पे करनी होती है, और करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर पे करनी होती है। ठीक है, बोलो, क्लियर है? यस। हाँ दिवेश, बोल सकते हो आप ऐसा। उधार दिया तो एसेट है, उधार लिया तो लायबिलिटी है। तो बच्चों, लायबिलिटी का सिंपल मतलब है उधार। क्रेडिटर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि आ, निकिता बोल रही थी क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बच्चों लायबिलिटीज, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप जो भी स्पेंडिंग कर रहे हो, वो आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है जो आप यूज कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो, और फिर आपको उसको पे बैक करना होता है 1 महीने के बाद। ओके, 1 महीने के बाद। नहीं नहीं, सैलरीज जो है वो एक्सपेंसेस है, दैट इज नॉट एन एसेट और नॉट इवन अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप समझ सकते हो कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज लाइबिलिटी है। तो बच्चों, सिंपल शब्दों में आपको एसेट और लाइबिलिटी का मतलब समझ में आया। एसेट का मतलब क्या? एसेट का मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, जिसको आप यूज करके पैसे कमा रहे हो, जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करके पैसे कमा रहे हो, दोज ऑल आर एसेट्स। लायबिलिटी मतलब उधार, लायबिलिटी मतलब उधार, बोझ, बर्डन। क्लियर है? यस। अब बच्चों, लोन की बात चल रही थी, तुम लोग तो अब बच्चों सीएमए बनोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम इस कोर्स में आ गए हो तो तुम सीएमए बन के ही निकलोगे। दिस इज माई जनरल एजम्पशन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तो सबका अच्छा ही चाहूंगा। तुम अपना अच्छा चाहते हो तो तुम जरूर सीएमए बनोगे, क्योंकि मैं तो सबका अच्छा चाहता हूँ। तो बच्चों, कभी भी हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम उधार को, लोन को एज अ बर्डन नहीं देखते। हम तो उसको यूज करना, हमको तो उसको यूज करने आना चाहिए। ओके, हमको तो उसको यूज करने आना चाहिए, किसको? लोन्स को इफेक्टिवली यूज करने आना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम कहीं से 8% में लोन लेके उसको 12% में इन्वेस्ट कर दे रहे हो, कहीं से तुम 8% इंटरेस्ट में लोन ले लेते हो और उसको 12% में कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये तो फायदा हुआ। इसमें लोन बर्डन कैसे बना? इसमें लोन बर्डन कैसे बना? समझ रहे हो? या फिर क्रेडिट कार्ड का, जैसे निकिता ने एग्जांपल लिया, क्रेडिट कार्ड। बच्चों, जनरली मेरे को एक बात बताओ, तुमने कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं से तो इस बारे में बात सुनी होगी, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड बेकार है, या फिर क्रेडिट कार्ड को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर। क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि बैंक वाले सामने से कॉल करते हैं ना, आपको क्रेडिट कार्ड मिला है क्या? आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? आपको क्रेडिट कार्ड मिला है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया है, आपको अवेल करना है क्या? है ना? तो उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि एक्चुअली तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं। तुमने देखा होगा, सारे सारे रईसों के पास, बिजनेसमैन लोगों के पास आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वो भी प्रीमियम इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड मिलेगा। से एचडीएफसी का इन्फिनिया, आईसीआईसीआई का एमरेल्ड, ये सब क्रेडिट कार्ड्स, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, डाइनर्स कप के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, ये सब तुमको बिजनेसमैन लोगों के पास मिलेंगे। इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी, मेरे पास भी कुछ बहुत अच्छे एकदम किलर क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो डेडली ट्रायो होता है वो मेरे पास है।
डेडली ट्रायो मार्केट का सबसे खतरनाक 3 क्रेडिट कार्ड है जिसके रिवॉर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो 3 क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं बिकॉज़ ऑफ माय क्रेडिट स्कोर। तो मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। येस, और मेरी मोस्ट ऑफ द स्पेंडिंग मैं क्रेडिट कार्ड से ही करता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्पेंडिंग। जैसे अभी मैं गया था मुंबई, तो मैं फ्लाइट बुक किया, फ्लाइट बुक किया, मेरे को 600 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले क्रेडिट कार्ड में मेरे। मेरे पास एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? उसपे मेरे को 600 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। सोचो, व्हाट इज़ योर सिबिल स्कोर? 780। तो समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। कि क्रेडिट कार्ड को तुम नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी के अंदर, लोन को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी के अंदर कि लोन ले लिया, अरे फंस गए, क्रेडिट कार्ड ले लिए, अरे। तो समझ रहे हो? हाँ, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी है मेरे पास, लेकिन एसबीआई वाला क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है मिलेनिया से। और एक्सिस बैंक का भी एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, डेडली ट्रायो है मेरे पास। तो वो क्रेडिट कार्ड जो मैं 3 यूज करता हूँ ना बच्चों, उससे आराम से साल भर में मेरी अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है हर टाइप के पेमेंट्स में। समझ रहे हो? और तुम लोगों को भी ना लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स अगर मिल रहे हो ना विदाउट एनी क्रेडिट स्कोर, तो ले लेना चाहिए अपने नाम पर। अगर तुम्हारा पैन कार्ड बन गया है तो, अगर तुम 18 प्लस हो तो, 18 प्लस हो और अगर पैन कार्ड बन गया है, तो तुमको भी कोई विदाउट क्या बोलते हैं फीस चार्जेस वाला लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा हो, तो तुमको ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बनेगा और वो क्रेडिट स्कोर तुमको फ्यूचर में काम आएगा। कुछ नहीं करना है तुमको, बस उसको लेके रख लेना है और थोड़ी बहुत स्पेंडिंग करनी है, उसकी टाइम पे बिल पेमेंट कर देनी है, बस। कोई चार्जेस नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगे, और फ्री फंड में तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। समझ रहे हो? एनीवेज। ये देखो बच्चों, डेटर, क्रेडिटर, इधर देखो। डेटर, क्रेडिटर, the person, firm or organization who takes good or service on credit from the business are called debtor of the business. In other words, the person, firm or organization who owes money or money worth to the business is called debtor. वह व्यक्ति जो आपसे उधारी लेके गया है वो डेटर होता है। वह व्यक्ति जो आपसे उधार लेके गया है वो होता है डेटर, क्योंकि आपको उससे पैसे मिलेंगे। इसका उल्टा क्रेडिटर, द पर्सन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम whom गुड्स एंड सर्विस आर परचेज ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस आर कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। द बिजनेस ओज मनी टू देम, द अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो आपको किसी को पैसे पे करने हैं वो क्रेडिटर होता है। बच्चों, अगर आपको मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, उधार में समान, उधार में समान, उधार में समान, तो मेरे को एक बात बताओ, उधार वर्ड का हिंदी, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ ना उधारी, हिंदी में सबको उधारी मतलब पता है ना? अगर मैं इंग्लिश में बोलूं कि उधारी शब्द का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को उधार में लेना, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में इसको प्यार से बोला जाता है क्रेडिट। हाँ हाँ, वन कार्ड अपनी खुद की कंपनी है। यस बच्चों, इंग्लिश में उसको कहा जाता है क्रेडिट। उधार का मतलब, उधार का मतलब इंग्लिश में होता है क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट। क्या बात क्लियर है सबको? क्रेडिटर नहीं, क्रेडिटर नहीं, क्रेडिट। ठीक है? क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। इसी वर्ड से बना बच्चों क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हम उधार में सामान लिए होंगे, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। हमें जिसको पैसे देने हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। हमें जिसको पैसे देने हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो वही क्रेडिट वर्ड से ही बना क्रेडिटर। समझ रहे हो? तो अगर हम किसी से उधार में, उधार का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधार ट्रांजेक्शन, उधार ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो उधार वर्ड को इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिट। यस, गुड मॉर्निंग ईशान। ठीक है, उधार वर्ड को इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिट। क्लियर है? ओके। अब बच्चों आते चलो, और भी कुछ टर्म्स हमको पढ़ने हैं, उसमें हम आते हैं वापस। नेक्स्ट टर्म है बच्चों ड्राइंग्स। अभी अगर आपको कुछ भी चीज याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आपको बस इसको सुनना है। मेरे को एक बात बताओ, पहली बार कोई गाना सुनते हो?
पहली बार तुम कोई गाना सुनते हो, तुमको गाना पसंद आता है, पर क्या वो गाना तुमको याद हो जाता है क्या? पहली बार में? फटाफट से बताओ। क्या वो गाना तुम पहली बार सुनते हो, तुमको पसंद भी आता है कि हाँ यार, ये तो अच्छा गाना है, तो मज़ा आ रहा है सुनने में, पर क्या वो गाना तुमको याद हो जाता है एक ही बार में? एक ही बार में वो गाना याद हो जाता है? आंसर इज़ नो। तुम उसको फिर बार-बार सुनते हो, बार-बार, बार-बार, बार-बार लूप में सुनते हो, तब जाके बच्चों 10, 15, 20 बार में वो गाना तुमको याद हो जाता है। ठीक है? 10, 15, 20 बार में वो गाना तुमको याद हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। अभी तुमको सिर्फ़ सुनना है और मतलब को सुनना है और समझना है, बस। अभी तुमको सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग करनी है, तुमको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है। मैं नेक्स्ट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, पिछली चीज़ तुम भूल जा रहे हो, कोई बात नहीं। अगर मैं अगला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, पिछला पॉइंट तुम भूल रहे हो, कोई बात नहीं। क्योंकि ये अकाउंट्स की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर बार आएँगी, हर चैप्टर में आएगी, हर लेवल पे आएगी। ये वर्ड्स बार-बार यूज़ होंगे हर चैप्टर के अंदर, तो कोई बात नहीं, वो ऑटोमैटिक याद होगा तुमको। जैसे तुमको 10, 15, 20 बार गाना सुनने से याद हो जाता है, वैसे ही 10, 15, 20 बार तुम मेरे मुँह से यही सारी चीज़ें सुनोगे, तुमको ऑटोमैटिक याद हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस। तो नेक्स्ट है बच्चों ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है देखो, ड्राइंग्स का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स व्हिच इज़ विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिज़नेस फॉर हिज प्राइवेट यूज़ इज़ कॉल्ड ड्राइंग। इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिज़नेस। तो बच्चों कल हमने एक चीज़ समझी थी कैपिटल। जब बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम जो पैसा बिज़नेस में लगाया जाता है, उसको बोला जाता है कैपिटल। बोलो हाँ। बिज़नेस चालू करते टाइम, बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम जो पैसा बिज़नेस में लगाया जाता है, उसको बोला जाता है कैपिटल। उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। जो बिज़नेस चालू करते टाइम बिज़नेस में पैसा लगाया जाता है। अब बच्चों एक टर्म है यहाँ पर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ड्राइंग बनाना नहीं होता। ड्राइंग्स का मतलब ड्राइंग बनाना नहीं होता। ड्राइंग्स का मतलब होता है, यहाँ पर तुमको दिख रहा है कोई आदमी पैसा निकाल के लेके जा रहा है? क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पर? कि एक व्यक्ति पैसा निकाल के लेके जा रहा है? दिख रहा है? यस। तो ड्राइंग्स का मतलब भी बच्चों यही होता है। ड्राइंग्स का मतलब भी यही होता है कि जब ओनर ऑफ द बिज़नेस ध्यान से सुनो। जब बिज़नेस का मालिक अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए जब बिज़नेस का मालिक अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस का पैसा निकाल के लेके जाता है। जब बिज़नेस का मालिक अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस का पैसा निकाल के लेके जाता है, उसी को बोलते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों मान लो आपके पापा की दुकान है, किसी भी चीज़ की दुकान है, तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग थोड़ी देर जाते हो दुकान में बैठने के लिए या पापा के पास जाते हो, थोड़ी देर के लिए जाते हो और गल्ले में पैसा रखा रहता है, ₹500 निकाल के ले जाते हो, जब भी वापस लौट रहे होते हो। तो दुकान गए, थोड़ी देर बैठे, गल्ला खोले, गल्ला मतलब ड्रॉवर जिसमें पैसा रखा होता है। वो पैसे वाला ड्रॉवर खोले, ₹500 निकाले, ड्रॉवर बन के निकल लिए। तो वो क्या है बच्चों? वो ड्राइंग्स है। वो क्या है? वो ड्राइंग्स है। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल की बात हम बाद में करेंगे। आउट ऑफ कैपिटल तो कैपिटल विथड्रॉन होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट इज़ ड्राइंग्स। ठीक है दिवेश? ओनली फॉर यू बट नाइट ऑन नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स ओके। तो सिंपल सी बात है बच्चों, बिज़नेस से अगर आप पैसा निकाल के लेके जा रहे हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको आप बोलोगे ड्राइंग्स। अब मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया था ना बच्चों रेस्टोरेंट वाला एग्ज़ाम्पल लिया था ना कि आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है। तो मान लो आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है और मम्मी उस दिन घर में खाना नहीं बना रही है। तो मम्मी बोली कि जाओ, अपना ही रेस्टोरेंट है, जाके वहाँ से खाना पैक करा के ले आओ। रेस्टोरेंट अपना ही है, रेस्टोरेंट अपना ही है, पर हम रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते, हम तो घर का खाना खाते हैं, बेसिक सादा खाना। रेस्टोरेंट का खाना बहुत तेल मसाले वाला होता है ना, तो हम घर का सादा खाना खाते हैं, लेकिन मम्मी बोली संडे का दिन है, चलो आज घर में खाना नहीं बनाते, जाओ अपने ही रेस्टोरेंट में पैक करा के ले आओ। तो बच्चों अगर अपने ही रेस्टोरेंट से आप खाना पैक करा के ले आओगे घर में, तो अगेन आपने अपने बिज़नेस से गुड्स निकाल के ले आए। क्या निकाल के ले आए? गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। बना हुआ खाना मतलब फिनिश्ड गुड्स ना। तो आप अपने ही बिज़नेस से गुड्स निकाल के ले आए फॉर पर्सनल यूज़। फॉर पर्सनल यूज़ बच्चों, फॉर प्राइवेट यूज़। फॉर प्राइवेट यूज़, फॉर पर्सनल यूज़। तो इसको भी आप बोलते हो ड्राइंग्स। तो सिंपल शब्दों में बच्चों, आप जब अपने ही बिज़नेस से कैश या फिर गुड्स, या तो कैश या तो गुड्स निकाल के लेके आते हो फॉर पर्सनल यूज़, फॉर प्राइवेट यूज़, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ये तो चोरी हुई। अच्छा चोरी कैसे हुई भाई?
अच्छा वो ड्रॉअर वाली, बेटा वो पापा को भी पता है बेटा, पापा होशियार हैं, समझ गए? ये बात तो पापा को भी पता है, पापा होशियार है, ओके? तो बच्चों ड्राइंग्स का मतलब सबको क्लियर हुआ क्या? फटाफट से बताओ। क्या ड्राइंग्स का मतलब सबको क्लियर हुआ? बोलो। यस, ओके। तो ये बच्चों ड्राइंग्स का मतलब। फिर उसके बाद है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? अब मैं एक आपको गुड्स का मतलब बताऊंगा और एक आपको स्टॉक का मतलब बताऊंगा, ठीक है? गुड्स और स्टॉक। गुड्स का मतलब होता है बच्चों द थिंग विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। Goods may be raw material, WIP finished goods. In accounting, when goods are purchased, it is written as purchases. When goods are sold, it is written as sales. तो बच्चों गुड्स का सिंपल मतलब वो है जो सामान आप खरीद के लाते हो बेचने के लिए, उसको कहा जाता है गुड्स। जैसे किराने दुकान वाले भैया, ग्रोसरी वाले भैया, दाल, चावल, आटा, गेहूं, मसाले, बिस्किट, मिक्सचर, ये सब खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, तो वो सब कुछ गुड्स है। जो सामान आप खरीद के लाते हो बेचने के लिए। आपका हार्डवेयर का दुकान है तो खीले, पाइप, नल, नल मतलब टैप, पाइप्स, ये सब आप खरीद के लाते हो बेचने के लिए, गुड्स है। मेरा कैलकुलेटर का बिजनेस है, मैं कैलकुलेटर खरीद के लाता हूँ बेचने के लिए, गुड्स है। मैं कैलकुलेटर खरीद के लाता हूँ बेचने के लिए, गुड्स है, गुड्स है। ओके, तो इसको मैं गुड्स बोल सकता हूँ। रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो जो खाना बनता है गुड्स है। क्यों बन रहा है खाना? खाने के लिए बन रहा है क्या? नहीं, बेचने के लिए बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? बेचने के लिए बन रहा है, गुड्स है। समोसे वाली दुकान में समोसा गुड्स है। समोसे वाली दुकान में समोसा क्या है? गुड्स है। क्या ये बात क्लियर है? नहीं नहीं मानस, अब वो कंप्लीटेड है, रिकॉर्डेड है, तो आपको वो रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा, ठीक है मानस? ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, गुड्स का मतलब वो सामान जो आप खरीद के लाते हो बेचने के लिए। भैया जो आप नोट सेल करते हो क्या वो भी गुड्स है? हाँ, ये भी गुड्स है, ये भी बच्चों गुड्स है। जैसे मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक जो है, जो मेरी जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स है बच्चों, ये भी गुड्स है। ये मैं बच्चों बनवा ही रहा हूं बेचने के लिए, बोलो हाँ। ये मैं बनवा रहा हूं बेचने के लिए, तो ये भी गुड्स है, बोलो यस और नो। तो ये सब कुछ क्या है बच्चों? गुड्स है। वो सामान जो आप खरीदते हो बिजनेस के लिए, बॉट एंड सोल्ड बाय द बिजनेस आर गुड्स। तो बच्चों स्टॉक का मतलब क्या होता है? फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? गुड्स का मतलब क्या होता है? वो सामान जो आप खरीदते हो बेचने के लिए। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखो, स्टॉक का मतलब होता है दीज आर दोज गुड्स विच आर लेफ्ट अनसोल्ड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बच्चों जो सामान, जो गुड्स साल के अंत में, साल के अंत में आपके बिजनेस में बचा हुआ रहता है, जो बिका नहीं होता है अभी तक, उसी को आप बोलते हो स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हो? स्टॉक किसको बोलते हो? वो सामान जो कि अभी तक बिका नहीं है, आपके पास पड़ा हुआ है। वो सामान जो अभी तक बिका नहीं है, आप ही के पास रखा हुआ है, उसको बोला जाता है स्टॉक। तो बच्चों मैं कैलकुलेटर खरीद के लाता हूं बेचने के लिए, ये मेरे लिए गुड्स है। और इसी गुड्स का कुछ पोर्शन अभी तक बिका नहीं है, मेरे पास रखा हुआ है। इसी गुड्स का कुछ पोर्शन, इसी गुड्स का कुछ पोर्शन बिका नहीं है, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा स्टॉक। इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टॉक। सिंपल शब्दों में अनसोल्ड आइटम। यस, अनसोल्ड आइटम आर स्टॉक। Okay. The goods unsold at the end of accounting year is called closing stock. The same stock is called opening stock at the beginning of the year. बच्चों जो स्टॉक आपके साल के अंत में अनसोल्ड रहता है उसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो। ओके, अभिषेक बेटा आ जाएगी। हाँ चल बेटा, मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, मैं अभी अप्लाई किया था क्योंकि मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था। ओके, हाँ हाँ होगी अपलोड, प्रियांक। तो बच्चों वो आइटम ध्यान से सुनो, वो आइटम जो साल के अंत में नहीं बिका है और मेरे पास पड़ा हुआ है, अनसोल्ड है,
अनसोल्ड है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। और जो साल की शुरुआत में अनसोल्ड आइटम रखा होता है, अनसोल्ड गुड्स होता है, वो होता है ओपनिंग स्टॉक। सिंपल है ना, साल के अंत में क्लोजिंग, साल की शुरुआत में ओपनिंग। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में। अभी ये जान लो, गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सामान जो आप खरीदते हो बेचने के लिए, वो होता है गुड्स। वही गुड्स अगर बिका नहीं है और आपके पास अभी भी रखा हुआ है, तो उसको आप बोलते हो स्टॉक। उसी को आप क्या बोलते हो, स्टॉक बोलते हो। क्लियर? तो बस बच्चों, शब्द की बोलने की बात है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है, बस वर्ड गेम है यहाँ पर। ठीक है। परचेज का मतलब मैंने बताया था, जो आप गुड्स खरीद के लाते हो उसको बोलते हैं परचेजेस, है ना। जब आप गुड्स को खरीद के लाते हो तो आप उसको बोलते हो परचेजेस। ठीक है। जब आप गुड्स को खरीद के लाते हो आप उसको बोलते हो परचेजेस। जब उन्हीं गुड्स को आप बेच देते हो तो आप उसको बोलते हो सेल्स। तब आप उनको क्या बोलते हो, सेल्स बोलते हो। ठीक है। ओके। बच्चों, आपकी सेल्स कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। और शायद अब सबको क्रेडिट का मतलब पता है, उधार, क्रेडिट सेल्स। आप जो सामान बेच रहे हो आप कैश में भी बेच सकते हो, उधार में भी बेच सकते हो। आप ओके, आप ये सामान बच्चों कैश में भी ले सकते हो, उधार में भी ले सकते हो, उधार में भी बेच सकते हो, कैश में भी बेच सकते हो, है ना। उधार का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। अब बच्चों दो टर्म्स है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। मेरे को एक बात बताओ, मैं कोई सामान खरीद के लाया, मैं कोई सामान खरीद के लाया पर मुझे वो पसंद नहीं आया। जैसे कि आप में से कितने सारे बच्चे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, टाटा, टाटा क्लिक, क्रोमा, रिलायंस, यहाँ से सामान मंगाते होगे ऑनलाइन। तुमको पसंद नहीं आता होगा, तुम उसको वापस कर देते होगे। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो बच्चों, कि तुमको कोई सामान पसंद नहीं आया, तुमने कोई सामान खरीदा पर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो तुम उसको वापस कर दिए, तो उसको क्या बोलोगे बच्चों, परचेजेस रिटर्न। तो तुम उसको क्या बोलोगे, परचेजेस रिटर्न। तुमने जो सामान परचेज किया था तुमने उसको रिटर्न कर दिया। वैसे ही बच्चों, तुमने जो सामान रिटर्न किया, तो जिसने वो सामान तुमको बेचा था उसने तो सेल किया था। जिसने वो सामान तुमको बेचा था, सेलर, सेलर जो था उसने तो सेल्स किया था, तो उसके पास अब सामान वापस आ रहा है, उसके पास सामान वापस आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, सेल्स रिटर्न। वो क्या बोलेगा, सेल्स रिटर्न। उसने जो सामान बेचा था वो वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न। जिसने सामान खरीदा था वो वापस कर रहा है, परचेज रिटर्न। जिसने सामान बेचा था उसके पास वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न। तो इधर देखो, परचेज रिटर्न क्या होता है, गुड्स वंस परचेज बाय द बिजनेस आर रिटर्न बैक ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। तो जो गुड्स है बच्चों, वंस परचेज बाय द बिजनेस, जो गुड्स एक बार बिजनेस परचेज कर ले, वो अगर वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न बैक कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और गुड्स एक बार जो हमने बेच दिया कस्टमर को, अगर वो गुड्स वापस आ रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न, उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। तो जो गुड्स हमने बेच दिए थे अगर वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हमने खरीदे थे और वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। क्लियर है ये बात सबको, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। चलो फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है। ओके बच्चों, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, तो जितनी भी आप कैश और क्रेडिट में सामान बेचते हो ना इन अ ईयर, उसको बोलते हैं टर्नओवर। यानी सिंपल शब्दों में टोटल सेल्स। यानी सिंपल शब्दों में, जो आप साल भर में, पूरे साल में जो आप टोटल सेल्स करते हो, पूरे साल भर में जो आप टोटल सामान बेचते हो, टोटल सामान, चाहे कैश में बेचो चाहे क्रेडिट में बेचो, चाहे कैश लेके बेचो चाहे उधार में बेचो, उधार मतलब क्रेडिट, तो चाहे तुम कैश में बेचो चाहे तुम उधार में बेचो, पूरे साल में जो तुम टोटल सामान बेचते हो उसी को बोलते हैं टर्न ओवर। टोटल सेल्स को क्या बोलते हैं, टर्न ओवर बोलते हैं।
पूरे साल भर में जो आप टोटल सामान सेल करते हो, दैट इज योर टोटल सेल्स, उसका नाम है टर्नओवर। ठीक है, तो टर्नओवर के बाजू में तुम लिख सकते हो टोटल सेल्स, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में एक और वर्ड है जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, वो होता है बच्चों रेवेन्यू। वो होता है बच्चों रेवेन्यू। रेवेन्यू को भी बच्चे सेल्स की तरह ट्रीट करते हैं, पर रेवेन्यू इज नॉट सेल्स। रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों जितने भी सोर्सेज से आपको पैसा मिल रहा है वो पूरा आपका रेवेन्यू होगा। देखो इधर दीज आर द अमाउंट रिसीव बाय द बिजनेस फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। दिस अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड एक्सेट्रा। मतलब बच्चों बिजनेस को जितने भी सोर्सेज से पैसा मिल रहा है, डे टू डे एक्टिविटी कर रहा है ना बिजनेस, बिजनेस जो अपना डे टू डे एक्टिविटी कर रहा है उसमें उसको जितने भी सोर्सेज से पैसा मिल रहा है, वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, जितने भी सोर्सेज से, बीट रेंट, बीट इंटरेस्ट, हो सकता है उसको कहीं से रेंट मिल रहा हो, उसने अपना कोई आइटम रेंट में दिया हो, अपना कोई घर, अपना कोई बिल्डिंग, अपना कोई शॉप, बिजनेस के पास 2 शॉप है, एक शॉप को रेंट में दिया हो, अपना पैसा बिजनेस का कहीं इन्वेस्ट किया हो, पैसा बिजनेस बैंक में रखा हो तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा हो, बिजनेस एजेंट की तरह काम कर रहा हो तो वहां से उसको कमीशन मिल रहा हो, कमीशन मिल रहा हो। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा हो, डिविडेंड मिल रहा हो, मतलब जितने भी सोर्सेज से बिजनेस को इनकम आ रही है फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज, वो पूरा टोटल मिला के बनता है रेवेन्यू। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में रेवेन्यू और टर्नओवर दोनों सेम ही होते हैं। जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है वही आपका टर्नओवर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस, बस इन इन दोनों के बीच में यही स्लाइड डिफरेंस है। पर 99% केस में रेवेन्यू इज टर्नओवर इटसेल्फ। तो टर्नओवर और रेवेन्यू दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि टर्नओवर भी आप बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज को बेचते हो और जो सेल्स करते हो उसी को टर्नओवर कहा जाता है। टोटल सेल्स इज टर्नओवर। तो यू कैन से 99% केसेस रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू टर्नओवर। मतलब सेल्स को ही टर्नओवर बोलते हैं, टर्नओवर को ही रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, बस रेवेन्यू में स्लाइट डिफरेंस है। ओके, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इज रेवेन्यू। हाँ, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स फ्रॉम बिजनेस इज रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से बताओ यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? यहां तक मैंने जो भी चीजें बताई सबको क्लियर है? बच्चों अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप भूल रहे हो, खिचड़ी बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा इतनी सारी चीजें बता रहे हो, भूल जाएंगे, मिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम देखते जाओ, तुम थोड़ा टाइम तो लो, आराम से। आज सेकंड क्लास ही है बेसिक्स की, थोड़ा टाइम लो। ओके, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो तो सब बनेगा। निकिता बोल रही माई मेमोरी शार्प एज नाइफ। वेरी वेरी गुड निकिता। चलो नेक्स्ट बच्चों, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे करना। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? खर्चे। तो ये वर्ड तो तुम फैमिलियर हो गया ऑलरेडी कि मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, मेरे एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। ये वर्ड तो तुमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो एक्सपेंसेस का सिंपल मतलब होता है खर्चे। ओके, क्लियर? तो बच्चों एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। तो देखो, द कॉस्ट विच बिजनेस इनकर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर यूजिंग सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। दिस इंक्लूड पेमेंट मेड फॉर वेजेस, सैलरी, freight, advertisement, rent, insurance, etc. In other words, we can say that the cost of earning revenue is an expense. तो बिजनेस जो भी खर्चे करता है उसको एक्सपेंसेस बोला जाता है। एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है बच्चों। वेजेस मतलब जो लेबर को दिया जाता है, लेबर होता है ना, लेबर, डेली लेबर जो होते हैं, जो काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में तुमने देखा होगा लेबर्स लोग काम करते हैं,
तो उनको जो आप पैसे देते हो उसको वेजेस कहा जाता है। सैलरी किसको बोलते हैं? जो आप एम्प्लॉइज़ को देते हो। परमानेंट एम्प्लॉइज़ को जो आप पर मंथ पैसे देते हो ना, उसको सैलरी कहा जाता है। फ्रेट मतलब होता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रॉ मटेरियल सॉरी तुम्हारा मटेरियल हो गया, गुड्स हो गया, उसको लाना ले जाना, उसको कहा जाता है फ्रेट। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एडवर्टाइज़मेंट तो तुम लोगों को पता है, एड्स चलाना। रेंट भी तुमको पता है क्या होता है, इंश्योरेंस भी तुमको पता है क्या होता है। ओके? नहीं, नहीं निकिता। तो क्लियर है बच्चों? फ्रेट और कैरियज में कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा बस वो जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, फ्रेट और कैरियज, ये अलग-अलग टाइप के व्हीकल्स के लिए यूज़ की जाती है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही है। ठीक है निशिता? बच्चों फ्रेट बोलो या कैरियज बोलो, फ्रेट बोल लो या कैरियज बोल लो, ठीक है? दोनों का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बस अलग-अलग व्हीकल टाइप्स के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? अमाउंट व्हिच इज़ पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिज़नेस इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर इफ इट इज़ ऑफ अ लॉन्ग पीरियड नेचर। तो बच्चों एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटे-मोटे खर्चा करना। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? छोटे-मोटे खर्चे करना, छोटे-मोटे, छोटे-मोटे, छोटे-मोटे खर्चे क्या हैं? वेजेस, सैलरी, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइज़मेंट, रेंट, इंश्योरेंस, छोटे-मोटे खर्चे करना। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चों मोटे-मोटे खर्चे करना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? मोटे-मोटे खर्चे करना। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? एक्सपेंस का मतलब छोटे-छोटे खर्चे करना। एक्सपेंडिचर का मतलब मोटे-मोटे खर्चे करना। यानी कि बच्चों जब आप कोई भारी खर्चा करते हो, जैसे आप कोई प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड खरीद के ला रहे हो, इट इज ऑफ अ लॉन्ग पीरियड नेचर, लॉन्ग पीरियड नेचर, ठीक है? लंबे समय के लिए भारी खर्चा कर रहे हो आप, तो उसको आप बोल सकते हो एक्सपेंडिचर। क्या बोल सकते हो आप उसको? एक्सपेंडिचर। और इस एक्सपेंडिचर से आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि आप कोई एसेट खरीद के ला रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे आपकी कमाई बढ़ेगी। आप एक और मशीन ला के लगा दिए हो, तो उससे आपकी कमाई बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा कमाई होगी। तो छोटे-छोटे खर्चे जो होते हैं उसको एक्सपेंसेस कहा जाता है और मोटे-मोटे खर्चों को एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ओके? हाँ, जैसे एसेट खरीद के लाना, कोई बड़ा भारी फिक्स्ड एसेट खरीद के लाना। ओके? नेक्स्ट बच्चों, इनकम। ये बात किसको नहीं पता होगी कि जो भी आपकी सेल्स होती है उसमें से आप अपने खर्चे माइनस कर दोगे, तो आपका वो इनकम बन जाएगा, करेक्ट? एक्सपेंस होता है दिवेश वो, ठीक है? तो बच्चों ये बताओ, आपके जो भी इनकम होती है, इनकम वो क्या होती है? इनकम का मतलब क्या होता है? कि जो भी आपके बिज़नेस को पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिलना माइनस खर्चे होना, ठीक है? तो इनकम का मतलब क्या होगा? इनकम का मतलब क्या होगा? जो भी आपके बिज़नेस को पैसे मिल रहे हैं, जो भी आपके बिज़नेस को पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे मिलना माइनस खर्चे होना इज़ योर इनकम। बोलो हाँ। हाँ, हाँ, येस निकिता। इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर। मेरे को एक बात बताओ, इनकम, ठीक है? तो द अमाउंट व्हिच इंक्रीज़ द कैपिटल ऑफ द बिज़नेस इज़ कॉल्ड इनकम। क्या होता है इनकम? जो आपको पैसे मिले माइनस जो आपने पैसे खर्च कर दिए। जो आपको पैसे मिले फ्रॉम ऑल द सोर्सेज़, जो आपको पैसे मिले फ्रॉम ऑल द सोर्सेज़, जो भी पैसे मिले फ्रॉम ऑल द सोर्सेज़ माइनस जो आपने खर्च कर दिए। ओके? नहीं, नहीं मानस अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब जब वो समय आएगा, सही समय आने दो तब बोलेंगे, ठीक है? ठीक है मानस? ओके। तो बच्चों लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब घाटा, लॉस का मतलब घाटा। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो। लॉस का मतलब घाटा। तो जब बच्चों आपके खर्चे आपकी जो इनकमिंग है उससे ज़्यादा हो जाए, जो आपको पैसे मिल रहे हैं और जो आप पैसे खर्च कर रहे हो, तो जो खर्च कर रहे हो वो पैसे ज़्यादा हो जाए। पैसे खर्च कर रहे हो ज़्यादा हो जाए और जो पैसे मिल रहे हैं वो कम है। खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं। 50,000 कमा रहे हो, 80,000 खर्च कर रहे हो। 50,000 रुपए कमा रहे हो, 80,000 रुपए कम कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो 30,000 का आपको लॉस हो गया ना? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, लॉस है, ठीक है? निकिता बेटा बहुत अच्छे से प्रार्थना करो, ताकि आने वाले समय में ऐसा मौका मिले, ओके?
तो मेरे को एक बात बताओ, लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब क्या है? जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएँ, जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएँ, जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएँ, तो ये क्या है आपके लिए? लॉस है। ये आपके लिए क्या है? लॉस है। एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन रेवेन्यू। जो आप खर्चे कर रहे हो और जो पैसा आ रहा है आपके पास, वो खर्चे आपके ज़्यादा हैं। नहीं, नहीं, पूरे साल का निकाला जाता है। बच्चों ये जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं इनकम, लॉस पूरे साल की करते हैं। पूरे साल की करते हैं, ठीक है? ओके। और गेन का मतलब क्या है बच्चों? फ़ायदा। जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, तो गेन होता है। हालाँकि ये ना एक बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन का क्या बोलते हैं रिज़ल्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को एक बात बताओ, गेन का मतलब प्रॉफ़िट नहीं है। गेन का मतलब प्रॉफ़िट नहीं है। गेन का मतलब है किसी एक ट्रांज़ैक्शन से कोई फ़ायदा हो जाना। जैसे बच्चों मान लो कि मैं ये कैलकुलेटर 500 में खरीदा और 600 में बेच दिया और ये मेरे बिज़नेस का एक एसेट है वैसे, ठीक है? ये मेरे बिज़नेस का एक एसेट है। तो मैं ये कैलकुलेटर 500 में खरीद के 600 में बेच दिया, तो ₹100 का मेरे को फ़ायदा हो गया ना। अब मेरा बिज़नेस कैलकुलेटर बेचना नहीं है। मेरा बिज़नेस तो कोचिंग है, मेरा बिज़नेस तो टीचिंग है, मेरा बिज़नेस तो टीचिंग है। तो ये क्या मैंने टीचिंग से प्रॉफ़िट कमाया? नहीं। क्या ये प्रॉफ़िट मैंने टीचिंग से कमाया? नो। नो, नो, नो। मैंने अपने बिज़नेस के एक एसेट को फ़ायदे में बेच दिया। मैंने अपने बिज़नेस के एक एसेट को फ़ायदे में बेच दिया। तो इसी को बोलते हैं बच्चों गेन। दिस इज़ नॉट प्रॉफ़िट ऑफ बिज़नेस, दिस इज़ गेन। ये इर्रेगुलर नेचर का होता है। ये कभी-कभार होता है और मेरा इंटेंशन था क्या ऐसा करना? नहीं। मेरा इंटेंशन तो टीचिंग है। टीचिंग से प्रॉफ़िट कमाना है मेरे को। मेरे को कैलकुलेटर बेच के प्रॉफ़िट नहीं कमाना है। मुझे कैलकुलेटर बेच के प्रॉफ़िट नहीं कमाना था। ये तो मेरे बिज़नेस का एसेट है जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो मुझे इससे प्रॉफ़िट नहीं कमाना था। मेरे को तो टीचिंग से प्रॉफ़िट कमाना है। तो द गेन इज़ व्हाट? मॉनेटरी रिसीव्ड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ अ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। तो एक बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन जो आप कर रहे हो, उससे आपको जो मॉनेटरी रिसीप्ट हो रहा है, वो आपका होता है गेन। और जो पूरे बिज़नेस से प्रॉफ़िट हो रहा है, वो होता है इनकम। जो टीचिंग से मेरे को प्रॉफ़िट हो रहा है, जो मेरे को टीचिंग से प्रॉफ़िट हो रहा है, टीचिंग से, उसको बोलते हैं इनकम, ठीक है? हालाँकि ये इतना डिटेल में क्वेश्चन्स में काम आएगा नहीं ये, क्वेश्चन्स में काम नहीं आएगा। तो मैं अगेन बार-बार बोलूँगा अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड मत डालो, कि अरे बाप रे! इसको याद करना पड़ेगा, गेन का मतलब ये होता है, अरे बाप रे शिट! इनकम का मतलब ये होता है, लॉस का मतलब ये नहीं, बच्चों जस्ट सुनो, एक कान से सुनो और समझो, भजन चल रहा है भजन। बस बैठ के सुनो, हाँ, सुन रहे हैं, ओके। बस तुमको एक बार सुन लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ और एक बार 2 मिनट के लिए बस समझ लेना है, दैट्स इट। कोई याद नहीं करना है और ना दिमाग में लोड लेना है कि अरे बाप रे! कुछ खतरनाक बता रहे हो भैया आप, कुछ डेंजरस बता रहे हो भैया, मैं 100 बार बोल रहा हूँ तुमको, लोड मत लेना, ठीक है? ये सब चीज़ें एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, तुमको बस 10 क्लासेस का वेट करना है, ओके? ठीक है? क्योंकि मेरे को भी पता है ना, मैं भी पहली बार जब पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था यार इसको याद रखना पड़ेगा, ये इसके बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा, गेन का मतलब ये, प्रॉफिट का मतलब ये, लॉस का मतलब ये, ना। सिंपल याद रखो, अगर कोई भी चीज़ तुम फ़ायदे में बेच रहे हो प्रॉफ़िट, घाटे में बेच रहे हो लॉस। तुम्हारे खर्चे अगर ज़्यादा हैं, लॉस है। तुम्हारे खर्चे अगर इनकम से कम है, प्रॉफ़िट है। ठीक है? ओके। श्रुति बेटा एक बार पूरा अपडेट कर दूँगा, तो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? एक बार मेरे को पूरा अपडेट कर लेने दो, उसके बाद मैं उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है? उसी प्लेस में तुमको मिल जाएगी जो तुम्हारी ड्राइव की लिंक है। चलो, नेक्स्ट बच्चों कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में करते हो उसको कॉस्ट बोलते हैं। वो खर्चे जो आप गुड्स को बनाने के लिए करते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट। ओके, उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड कॉस्ट। अब तुम बोलोगे फिर एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है? तो बच्चों क्या जरूरी है कि जो मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ वो मैं गुड्स बनाने के लिए कर रहा हूँ? अगेन देखो, कुछ बच्चे सोचेंगे एक्सपेंसेस और कॉस्ट तो एक ही चीज है, एक्सपेंसेस और कॉस्ट तो एक ही चीज है। मैं कहूंगा नहीं, थिन लाइन डिफरेंस है बच्चों। कॉस्ट का सिंपल मतलब होता है जो चीज आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में करते हो, वो आपका कॉस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम रोटियां बना रहे, तो रोटी बनाने के लिए क्या लग रहा है? आटा। रोटी बनाने के लिए क्या लग रहा है? आटा, फ्लोर, व्हीट फ्लोर लग रहा है। तो व्हीट फ्लोर खरीदने के लिए जो आपने पैसे दिए हैं वो आपकी कॉस्ट है। व्हीट फ्लोर खरीदने के लिए, व्हीट फ्लोर खरीदने के लिए जो आपने पैसे दिए वो आपकी कॉस्ट है।
जो रेस्टोरेंट है बच्चों, वो ना आप रेंट में लेके रखे हो। जो रेस्टोरेंट की स्पेस है, जहाँ पर आप अपना रेस्टोरेंट चला रहे हो, उस जगह को आप रेंट में लेके रखे हो। तो उस जगह का जो आप रेंट दे रहे हो, वो आपका एक्सपेंस है। वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है। वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं। हाँ, मुझे अगर यहाँ पर कॉस्ट बोलना है ना, तो मैं यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो तुमको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, जो भी खर्चा आप अपने गुड्स के ऊपर करते हो, वो होता है कॉस्ट। वो होता है क्या? कॉस्ट। जो भी खर्चा अपने गुड्स के ऊपर, जैसे आपका शेफ होगा, जो आपके रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, जो शेफ होगा, जो आपके रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो शेफ ही तो रोटियाँ बनाएगा। वो शेफ ही तो रोटियाँ बनाएगा, तो वो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स है। और अगेन मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, जो रेस्टोरेंट है बच्चों, वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, जो रेस्टोरेंट है तुम्हारा, वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वो आपका एक्सपेंस है, खर्चा है। वो भी खर्चा है, ये भी खर्चा है। दोनों खर्चे, एक बात याद रखो, एक्सपेंस भी खर्चा है, कॉस्ट भी खर्चा है, दोनों खर्चे ही हैं। कॉस्ट उस खर्चे को बोलते हैं जो पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर होता है। रोटी बनाने के ऊपर जो खर्चा होगा, उसको कॉस्ट ऑफ रोटी बोलोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स बोलोगे। लेकिन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो कि आप जनरली बिजनेस में कर रहे हो, गुड्स को छोड़कर और बाकी चीज़ों में जो आप कर रहे हो, वो एक्सपेंस होता है। हालांकि इन दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंशिएशन करना नहीं है, हम इसको खर्चे ही बोलेंगे पूरे अकाउंट्स के अंदर। तो आपको ज़्यादा इस पे भी, अगेन इसके डिफरेंस में भी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि अरे कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या अंतर है, टेंशन नहीं लेना। अगेन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो गुड्स को बनाने के लिए खर्चा होता है, गुड्स, ये कैलकुलेटर बनाने के ऊपर जो खर्चा हुआ है, वो हुआ कॉस्ट। और बिजनेस के बाकी खर्चे क्या हैं? एक्सपेंस। जो खर्चे इसके ऊपर नहीं हुए, किसी और चीज में हुए, वो क्या कहलाएगा? वो एक्सपेंस कहलाएगा। तो सिंपल, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं। जो खर्चे गुड्स को बनाने में होते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स कहा जाता है। और जो खर्चे गुड्स को बनाने को छोड़कर और कहीं पर होते हैं, उसको एक्सपेंस कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब तो आई थिंक सबको पता होगा। बोलो, क्या डिस्काउंट का मतलब सबको पता है? फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 80% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। हाँ सुमित, यस, यस सुमित। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी सामान पे, किसी भी सामान को उसकी एमआरपी से सस्ते में बेचना। उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, उसे सस्ते में बेचना। ओके। हाँ निकिता, यस। उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, उससे सस्ते में बेचना, वो होता है डिस्काउंट का मतलब। अब बच्चों डिस्काउंट का मतलब तो सबको पता है। इसकी दो टाइप होते हैं बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? मेरे को एक बात बताओ, तुम मॉल वगैरह में गए होगे या मार्केट जाते हो, तो तुमने देखा होगा शॉप्स के बाहर में ना बैनर लगा रहता है, पोस्टर लगा रहता है, वहां लिखा रहता है फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, वैलेंटाइंस डे सेल, दिवाली सेल, होली सेल, बम्पर धमाका सेल, XYZ सेल, फलाना सेल, संडे सेल, कुछ भी। वेडनेसडे सेल, ये सेल, वो सेल, कुछ भी, मतलब किसी भी नाम से आपको दिखा होगा, वहां पर एक परसेंटेज लिखा रहता है और बता देता है कि सेल है 30%, 40%, 80% ऑफ। क्या तुमने देखा है? फटाफट से बताओ, बोलो, क्या तुमने देखा है कि दुकानों के बाहर पोस्टर लगे रहते हैं सेल्स का? हाँ। तो बच्चों एक बात बताओ, वो जो सेल है, वो किसी एक जन के लिए होती है या किसी भी इंसान के लिए होती है? फटाफट से बताओ। वो जो सेल लगी होती है, वो सबके लिए होती है या किसी एक इंसान के लिए होती है? कि नहीं बस आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, नहीं आपको मिलेगा, नहीं आपको नहीं मिलेगा, ऐसे होता है कि सबके लिए होता है? बताओ। सबके लिए होता है, फॉर एवरीवन। जो आ जाए उसके लिए है, जो आ जाए उसके लिए है। ठीक है। तो उसी को बोलो बच्चों, बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। उसी को कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन अ ट्रेडर अलाउ अ कंसेशन टू इट्स ऑल कस्टमर्स, कस्टमर्स एस लगा हुआ है ना यहाँ पर, ऑन द लिस्ट प्राइस, मतलब एमआरपी,
एमआरपी पे जब आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है और वो सबके लिए होता है, कोई भी आ जाओ, जिसको डिस्काउंट चाहिए सब आ जाओ। इट इज़ नोन एज़ ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट स्टेटेड इन इनवॉइस। अब वो तो मैं जब पढ़ाऊँगा जर्नल एंट्री तब बताऊँगा कि ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो कि कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, कस्टमर को अपने पास खींचने के लिए, कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए, कौन कस्टमर? सारे कस्टमर्स को अपने पास बुलाने के लिए जो बिज़नेस टैक्टिक यूज़ करता है। जो बिज़नेस क्या टैक्टिक यूज़ करता है? कस्टमर्स को अपने पास बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास खींचने के लिए। फ्लैट 50% ऑफ, आ जाओ। और वो सबके लिए होता है। वो होता है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी से 50% ऑफ में ले जाओ। ये होता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। फिर आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको अभी भी बताया ना, मैंने आपको अभी भी बताया ना कि कुछ कस्टमर सामान उधार में लेके जाते हैं, बोले तो क्रेडिट में लेके जाते हैं। फटाफट से बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, कुछ कस्टमर सामान उधार में, क्रेडिट में लेके जाते हैं। बोलो। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं बच्चों, जो बोलते हैं हमें सामान उधार में दे दो, क्रेडिट में दे दो। और फिर बच्चों आप खुद सोच के देखो, अगर ये कस्टमर सामान उधार में लेके जा रहा है, क्रेडिट में लेके जा रहा है, क्या पता कब पैसा दे, कितने दिन बाद पैसा दे, क्या पता मुझे परेशान करे। बार बार मैं कॉल कर रहा हूँ, हेलो भैया पैसा भेज दो, पैसा भेज दो, भेज ही नहीं रहा है, भेज नहीं रहा है, परेशान कर दिया मेरे को, परेशान कर दिया मेरे को, पैसे ही नहीं भेज रहा है। तो बच्चों इस टेंशन से बचने के लिए, इस टेंशन से बचने के लिए मैं कस्टमर को क्या बोलता हूँ पता है? मैं कस्टमर को बोलता हूँ भैया आप तुरंत पेमेंट कर दो, 5% का और डिस्काउंट ले लो। भैया आप एक काम करो, आप आज ही पेमेंट कर दो, तुरंत पेमेंट कर दो। अभी तुरंत पेमेंट करोगे 5% का और डिस्काउंट दे दूंगा। 5% का डिस्काउंट और दे दूंगा। यस, इमीडिएट पेमेंट। तो ये डिस्काउंट मैं बच्चों क्यों दे रहा हूँ? उन कस्टमर्स को जो सामान उधार में लेके जाते हैं, उन कस्टमर्स को जो सामान उधार में लेके जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि उधार में मत लेके जाओ, तुरंत पैसा दे दो। उधार में मत लेके जाओ, तुरंत पैसा दे दो। तो उन कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए टू गेट द इमीडिएट मनी, टू गेट माय मनी इमीडिएटली, उन कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए मैं ये डिस्काउंट दे रहा हूं। तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो फटाफट से बताओ क्या ये वाला डिस्काउंट सबको मिलेगा? क्या ये वाला डिस्काउंट सबको मिलेगा? बोलो। आयुष आप रिक्वेस्ट सेंड करना, तो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वहां पर एक्सेस मिलेगी, हालांकि अभी अपलोड हुआ नहीं है ना। ठीक है, क्या ये वाला डिस्काउंट सबको मिलेगा? आंसर इज नो। नहीं। ठीक है, ये वाला डिस्काउंट सबको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उसको देंगे जो व्यक्ति बोल रहा था क्रेडिट में सामान चाहिए। ये वाला डिस्काउंट बस उसको देंगे जो व्यक्ति क्रेडिट में सामान मांग रहा है। जो व्यक्ति क्रेडिट में सामान, क्यों? क्योंकि हम उधार में सामान बेचना नहीं चाहते, तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तुरंत कैश दे दे और नक्की कर, तुरंत कैश दे और बाय बाय। तो सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा। तो व्हेन अ ट्रेडर अलाउ अ कंसेशन टू द कस्टमर टू मेक पेमेंट इन कैश or by check, it is known as cash discount. It is recorded in the books when cash discount is allowed to customer required to pay less due to amount. So it encourage the customer to pay as early as possible. It encourage the customer to pay as early as possible. ठीक है, तो ये हम कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। तो ये होता है बच्चों कैश डिस्काउंट। तो सबको समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है? बोलो। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, सबको समझ में आ गया? यस। ओके। रिसीवेबल का बच्चों मैंने आपको मतलब बता दिया है, टोटल अमाउंट जो कि बिजनेस को रिसीव होने वाला है। पेबल का मतलब टोटल अमाउंट जो कि बिजनेस को पे करना है, तो पेबल। ठीक है। एंट्री तो जर्नल एंट्री होती है। ओके। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? तो बच्चों बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, जरा यहाँ देखो, क्या आप जानते हो इस व्यक्ति को, ये कौन है? क्या आप जानते हो इस व्यक्ति को, ये कौन है? ले लेंगे इसे उम्मीद, कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो मैंने बताया ना, दुकान के बाहर जो 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ लिखा रहता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हम सबको देते हैं। और क्यों देते हैं? एमआरपी से 20% ऑफ में ले जाओ, 30% ऑफ में ले जाओ, 50% ऑफ में ले जाओ। और ये डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कौन है बच्चों ये? विजय माल्या है। कौन है ये? विजय माल्या। तो तुमको अगर पता होगा तो विजय माल्या इंडिया के लिए बैड डेट हो चुका है ना? विजय माल्या इंडिया के लिए क्या हो चुका है? बैड डेट हो चुका है। हाँ, किंगफिशर का मालिक विजय माल्या। तो बैड डेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये बताओ। विजय माल्या को देख के तुम्हें क्या लगता है बैड डेट का मतलब क्या हुआ? बताओ। यस, पैसा जो अब रिकवर नहीं हो पाएगा। पैसा जो अब रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि विजय माल्या भाग गया। क्योंकि विजय माल्या भाग गया। तो बैड डेट्स का मतलब क्या है बच्चों? द अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर। अब बच्चों पैसा तो उसी से रिकवर नहीं हो पाएगा ना जिसको आपने उधार दिया था। और किसको आपने उधार दिया था? डेटर को। अपने फ्रेंड को दिया था ना आपने पैसा उधार में, बोलो। अपने फ्रेंड को आपने पैसा उधार में दिया था। अपने फ्रेंड को 500 रुपए दिया था आपने उधार से कि भाई बाद में वापस कर देना। अब वो फ्रेंड पैसा वापस नहीं करेगा, आपको पता है। अब वो फ्रेंड पैसा आपको वापस नहीं करेगा, आपको पता है। तो आपका फ्रेंड आपके लिए एक बैड डेट बन चुका है। क्या बन चुका है? बुरा डेटर। आपका फ्रेंड आपके लिए क्या बन चुका है? बुरा डेटर, बैड डेट। बैड डेट, बुरा डेटर बन चुका है, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं अपने दोस्त से पैसा रिकवर नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने दोस्त से पैसा रिकवर नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, डिसेबिलिटी टू पे व्हाटएवर। ठीक है। तो बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड डेट का मतलब क्या होता है? ऐसे डेटर जो कि अब आपको पैसा नहीं देंगे। आपको ये बात पता चल चुकी है कि ऐसे डेटर जो कि भाग गए हैं, जो कि भाग गए हैं और अब आपको पैसा नहीं देने वाले, तो वही होते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, बुरे डेटर्स। बुरे डेटर्स जो कि भाग गए और अब आपको पैसा नहीं देंगे। डेटर कौन होता है? जिससे आपको पैसा मिलने वाला होता है। डेटर कौन होता है? जिससे आपको पैसा मिलने वाला होता है। बैड डेट कौन सा डेटर होता है? जो पैसा लेके भाग गया, जब आपको पैसे नहीं देगा। ठीक है। अब यहां पर बच्चों लिखा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये देखो, इस आदमी को देखो, इससे आप समझ जाओगे इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इस आदमी को देखो, आप समझ जाओगे। व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंसी? हाँ अर्नव, आप बोल सकते हो। यस, कंगाल हो जाना। हाँ, कंगाल हो जाना, दिवालिया हो जाना, उसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट होना। जब एक पर्सन की पूरी संपत्ति खत्म हो जाए, जैसे कि अनिल अंबानी इज इंसॉल्वेंट। अनिल अंबानी इन इंडिया इज इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही और शी इज इनकेपेबल टू मीट ऑल हिज हर लायबिलिटी। सच अ पर्सन हैज मोर लायबिलिटी देन एसेट। तो एक व्यक्ति जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा हो गई है। सिंपल शब्दों में बच्चों, वो व्यक्ति कंगाल हो गया है। अब उसके पास एक रुपए एक फूटी कौड़ी नहीं है। डेट ट्रैप में फंस चुका है, उधार तले दब चुका है।
और उसके पास पैसे भी नहीं है पेमेंट करने के लिए। उधार उधार में, लोन में दब चुका है, लायबिलिटीज में दब चुका है, और उसके पास एसेट्स भी नहीं है कि बेच के पेमेंट कर दूं। उसके पास एसेट्स भी नहीं है कि उसको बेच के वो पेमेंट कर ले। तो पूरा बोझ तले दब चुका है। तो वही व्यक्ति होता है इनसॉल्वेंट इंसान। इनसॉल्वेंट, दिवालिया, कंगाल हो जाना। ठीक है, ओके। तो व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज, एक पर्सन जब अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ ना कर पाए, उसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, खत्म हो गए, एसेट्स भी नहीं है उसके पास, तो वो पर्सन कहलाता है इनसॉल्वेंट। ठीक है। वाउचर का मतलब होता है बिल। वाउचर का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल या इनवॉइस, जो कि आप ऐसा प्रूफ रखते हो। कोई भी आप बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हो ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक्स में रिकॉर्ड करना सारे ट्रांजेक्शन को। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन हुआ है। तो वो प्रूफ क्या होता है बच्चों? वाउचर्स। वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक इज कॉल्ड वाउचर। तो वाउचर का सिंपल एग्जांपल है बिल। ओके। ठीक है, ये होता है बिल का मतलब। अब इसके बाद अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, कमीशन। कमीशन तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जो आप कोई भी किसी के बीच में कमीशन एजेंट की तरह काम करते हो, एजेंट की तरह, तो आपको एक परसेंटेज मिल जाता है फायदा। जैसे जो बैंक वाले होते हैं, वो लोग एजेंट्स हायर किए होते हैं, किस लिए? बैंक अकाउंट्स ओपन कराने के लिए। तो जो भी व्यक्ति बैंक अकाउंट ओपन कराता है, जो भी व्यक्ति बैंक अकाउंट ओपन कराता है, तो उसको एक परसेंटेज मिलता है कि इतना परसेंट तुम्हारा है, इतना परसेंट तुम्हारा है। तो वो होता है बच्चों कमीशन। रेम्यूनरेशन इज पेड टू द एजेंट। एजेंट को जो पैसा मिलता है फॉर इज सर्विस, उसको बोला जाता है कमीशन। एक परसेंटेज मिलता है। जैसे तुमने सुना है ना, रेफर एंड अर्न। हाँ, टैक्स इज अ वाउचर, टैक्स इनवॉइस इज अ वाउचर। तुमने ये सुना है ना, रेफर एंड अर्न, मतलब आप अपने दोस्तों को लेके आओ तो आपको कमीशन मिलेगी। आप अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर करो, आपको कमीशन मिलेगी, है ना? तो वो सुना है ना आपने, तो वही होता है बच्चों कमीशन। ठीक है। डेबिट, क्रेडिट आई टेल यू लेटर, अकाउंट आई टेल यू लेटर। ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको सारे बेसिक टर्म्स जो कि अकाउंट्स के अंदर आने वाले समय में, जब तक आप अब जिंदा हो, इस दुनिया में हो, तब तक आप यूज करने वाले हो इन टर्म्स को। ठीक है, हाँ, रेफरल, यस। जब तक आप जब तक आप अब इस दुनिया में हो, जब तक आप अकाउंटिंग की भाषा में अकाउंट से कनेक्टेड रहने वाले हो, तब तक अब आप इन टर्म्स को यूज करने वाले हो। और ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे कैसे याद होगा कि नहीं होगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बच्चों। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। कि सारे टर्म्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको इंटेंशन से बैठ के याद नहीं करना है कि चलो मैं बैठ के याद कर लेता हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ओके, यस। तो क्या ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए हैं? बोलो। यस बच्चा पार्टी, यस। चलो, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहां पर मेरे को आपको और भी कुछ चीजें सिखानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन चालू करेंगे हम। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास से अकाउंटिंग इक्वेशन एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो थोड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक होगा। आपका पहला न्यूमेरिकल टॉपिक होगा जहां पर मैं आपको अब थोड़ा सा ना प्लस माइनस सिखाऊंगा। प्लस माइनस ऑफ अकाउंटिंग सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग के अंदर क्या प्लस माइनस होता है। ठीक है, क्या कैपिटल होता है, क्या एसेट होता है, क्या लाइबिलिटी होता है, उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है बच्चों? बोलो। हाँ हाँ, कल आप एक नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, यस। चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।